हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, यदि आप लोग 5512 जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये आपके लिए हैंड रिटन नोट्स होगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकेंगे। हाँ, ये हम 100% तो नहीं कर सकते हैं कि एज इट इज़ ही प्रश्न मिलेंगे, लेकिन इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे प्रश्न मिल भी सकते हैं या कोई भी टीचर ऐसा नहीं कह सकता है कि 100% वो पढ़ा रहे वही आएगा। लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगा। आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने में ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो क्वेश्चन आ भी नहीं रहा था तब भी हम उसको ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो ऑप्शंस हमें जानकारी होते हैं। तो यदि आप हमारे द्वारा 10 से 12 जूनियर असिस्टेंट के इस तरह हैंड रिटन नोट्स का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि सर कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपकी ये काफ़ी फ़ायदा मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए, कब शुरू हुआ, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना? ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और ये कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो पीएमकेवीवाई, आजकल ये भी देखने को मिलता है कि शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। पीएमकेवीवाई का मतलब है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, क्लियर है? इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, तो ये शुरुआत कब हुई? हम इसको पढ़कर नहीं निकलेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, हालाँकि चीज़ें याद करने वाली हैं, आप रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसे सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हम और आप मिलकर बातें कर रहे हैं। बातों के माध्यम से जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं ना, तो आप बातों के तौर पर इनको लेंगे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आप बात कर रहे हैं, तो कब शुरू हुई? याद हो जाएगा। हाँ, 16 जुलाई 2015 को ये बात शुरू की गई थी इस योजना को। कब की गई थी? 16 जुलाई 2015 को। और पूछा जाए कहाँ से की गई थी? तो नई दिल्ली से की गई थी। क्लियर है? अब इसको हम एक बातों के तौर पर अब इसको कन्वर्ट करेंगे। किस मंत्रालय के अधीन आती है ये भी पूछा जाता है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन ये पूछी जाती है। क्लियर है? इस बिंदु को अगर हम डिस्कस करें, तो हम लोगों ने क्या जाना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करी थी, है ना? अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब हुई थी? 16 जुलाई 2015 को की गई थी और कहाँ से की गई थी? नई दिल्ली से की गई थी। मंत्रालय की अगर आपसे बात पूछी जाए तो आप बताएंगे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन ये आती योजना। क्लियर है? बिल्कुल सही था। इसके बाद अगर हम प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें, जिसे हम पीएमजेडीवाई कहते हैं, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब की गई? 28 अगस्त 2014 को। क्योंकि आगे जन धन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। क्लियर है? अगर हम पीएमजीकेएवाई की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कोरोना काल के दौरान की गई थी, यानी कि 26 मार्च 2020 को पीएमजीकेवाई योजना को शुरू किया गया था। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें, ये अपनी 25 सितंबर 2014 को की गई, ठीक है, की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, मेगास्थनीज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज भारत आए थे तो किसके शासन काल में आए थे या किसके दरबार में आए थे? तो बिल्कुल याद कर लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, ठीक है। अपने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था मेगास्थनीज। फिर ये प्रश्न मेगास्थनीज के बारे में पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज को भेजा किसने था, या यूं कहें ये किसका राजदूत बन के आया था? तो मेगास्थनीज आपका सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। इस बात को याद रखेंगे, किसका बन के आया था? सेलुकस निकेटर का। ये आया कहाँ से था? ये यूनान से आया था। मेगास्थनीज यूनान से आया था। फिर ये आया, इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, इंडिका। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की एक पुस्तक है। अब इसको फिर हम लोग अपनी बातों में समराइज करते हैं। मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ ठीक है, याद हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। इसको भेजा किसने था, या यूं कहिए किसका राजदूत बनकर आया था? तो ये सेलुकस निकेटर का राजदूत बन के आया था। ये बात बिल्कुल याद होगी, हाँ ठीक है। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। ये यूनान से आया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, हेरोडोटस। हेरोडोटस को अगर हम बात करें, इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। इनकी रचना की अगर हम बात करें या पुस्तक की बात करें, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। चूंकि ये हिस्ट्री के पिता है इसलिए इनकी हिस्टोरिका पुस्तक हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है कि देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत, हमारे देश के जितने भी ऐतिहासिक जो स्मारक हैं उनकी मरम्मत और संरक्षण के लिए 1904 में करजन के समय
प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? कर्जन के शासनकाल में। कब? 1904 में। एक यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, ये ऐतिहासिक शब्द जो है, क्या हम बात करें? ऐतिहासिक शब्द, हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है, यहाँ पर क्विज के फॉर्म में जानेंगे। ऐतिहासिक शब्द का आपको बताना है प्रत्यय क्या है, ठीक, और इसका मूल शब्द क्या है। क्लियर है? बाकी प्रत्यय वाला चैप्टर आज या कल आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। बताना है इसका मूल शब्द, बताना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की हम बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1861 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1861 में, याद रखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी? 1861 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो हेडक्वार्टर देहरादून में और उत्तराखंड में है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अगर हम महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल की बात करें तो यदुवीर सिंह रावत इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में कर्जन भी दिया था। कर्जन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्जन का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो ये 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय रहे। तो इस बीच में जो भी कामकाज हुए होंगे वो कर्जन के द्वारा कराए गए होंगे। कब से कब तक? 1899 से लेकर 1905 तक। याद कैसे रहेंगे कर्जन का शासनकाल? आपको पता है कि कर्जन ने कर्ज लेकर, मतलब ये ट्रिक के माध्यम से कर्ज लेकर क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये आप जानते हैं। तो अर्थात ये 1905 तक ही रहे कर्ज लेकर, उसके बाद बंगाल का विभाजन किया और फरार हो गए। क्लियर है? ऐसे याद रखेंगे। तो 1905 से लेकर 6 वर्ष तक रहा, तो ये लगभग 1899 तक याद रखेंगे। सबसे अलोकप्रिय वायरस राय कहा जाता है इनको। क्लियर है? तो चूंकि इन्होंने कर्ज लेकर इतना कर्ज ही ले लिया, बंगाल का विभाजन कर दिया, तो क्या है कि ये सबसे अलोकप्रिय वायरस राय किसे कहा जाता है? कर्जन को कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। वही कर्जन को और क्या कहा जाता है? इन्हें यहाँ पर आधुनिक होगा, आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। कर्जन को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता है? कर्जन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है। इनको औरंगजेब कहा किसने? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको औरंगजेब कहा। और गोपाल कृष्ण गोखले से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है, क्या? कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? बाकी अगर हम बात करें कर्जन ने और क्या किया, तो केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना कर्जन द्वारा की गई। 1901 में पहली जातिगत जनगणना कराई गई। क्लियर? कर्जन द्वारा। तो ये भी पॉइंट बनता है कि पहली जातिगत जनगणना भारत में कब हुई? 1901 में हुई और ये कर्जन द्वारा कराई गई। इसके अलावा पुलिस आयोग की स्थापना कर्जन ने कराई और कब कराई? 1902 में कराई। ये भी याद रखेंगे। पुलिस आयोग की स्थापना 1902 कर्जन द्वारा। क्लियर है? फिर अगेन 1902 में ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कराएगी कर्जन द्वारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है करना। हमने जाना कि कर्जन जो है 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन का शासनकाल रहा। कर्जन सबसे अलोकप्रिय वायसराय जाने जाते हैं। इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है और आधुनिक भारत का औरंगजेब इनको गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया। वही हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जाना था कि इनकी एक एसोसिएशन है, एक संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फिर कर्जन ने कुछ भारत में काम भी किए। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना कराई। 1901 में पहली बार जातिगत जनगणना कराई। 1902 में इन्होंने पुलिस आयोग का गठन कराया और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन कराया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर्जन द्वारा कराई गई। क्लियर है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैनिंग के बारे में जानें, कैनिंग भी ऑप्शन में था। कैनिंग भारत में 2 बार कार्यकाल में रहे। एक बार ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे, फिर ये वायसराय के रूप में बने। तो 1856 से लेकर 1857 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बने। दरअसल क्या है कि इसको कैसे याद रखेंगे? 1857 की क्रांति आप सब लोग जानते होंगे। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो वायसराय था वो कैनिंग ही था। तो उससे पहले भी था और उसके बाद भी रहा।
तो याद रखेंगे 1856 से लेकर 1857 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया। इस हिसाब से ये वाइसराय बन गए। क्लियर है? 1858 से 1862 तक ये एज अ वाइसरॉय इन्होंने काम किया। फिर इसके बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु क्या बनते हैं? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? ये पूछा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग है। अंतिम यही है और फिर इसके बाद क्या हुआ? वायसराय का पद हुआ, तो ये ही वायसराय बना दिया गया। गवर्नर जनरल से वायसराय बन गए कौन? कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय भी बने आपके कैनिंग, इस बात को याद रखेंगे। अगेन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय था, वो ये कैनिंग था, याद रखेंगे। भारत में यहाँ पर होगा पहली बार। क्लियर है? भारत में पहली बार इनकम टैक्स किसने लगाया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो कैनिंग द्वारा लगाई गई। क्लियर है भाई? ये कैसे याद रखेंगे? 1857 की क्रांति से ये हम लोगों से बहुत खिसिया गया था। कौन? कैनिंग। तो इन्होंने कहा अच्छा भैया इन पे इनकम टैक्स लगाओ, बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। तो इनकम टैक्स किसने लगाया? कैनिंग ने लगाया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे मेयो को। मेयो की बात करें 1869 से लेकर 1872 तक मेयो का शासनकाल रहा। ये 1872 में इन्होंने भारत की पहली जनगणना कराई। ठीक है? भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे 10 की जनगणना पूछी जाए तो 10 की जनगणना 1881 में और ये रिपन द्वारा कराई गई, इस बात को याद रखेंगे। जनगणना से रिलेटेड 3 पॉइंट हम लोगों को जानने को मिले। कब? पहली जातिगत जनगणना 1901 किसके द्वारा? आपका कर्जन द्वारा कराई गई। क्लियर है? याद रखेंगे। फिर पहली जनगणना की अगर हम बात करें भारत की 1872 में कराई गई और 10 की जनगणना 1881 में कराई गई। वो मैं क्या 1881 बोल गया? 1901 में पहली जातिगत जनगणना किनके द्वारा? कर्जन द्वारा कराई गई। इस बात को याद रखेंगे। वहीं मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना कराई। इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना मेयो द्वारा कराई गई, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा मेयो की हत्या कर दी गई थी कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। पूछा जा सकता है किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई? तो आप याद रखेंगे किसकी? मेयो की हत्या कर दी गई थी। मेयो क्या है? कैपिटल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी पर है? ये आपका बे ऑफ बंगाल में, ये एक यूनियन टेरिटरीज है भारत की, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया। इनके सदस्य कौन कौन थे? याद रखेंगे। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य हैं, जो कि अध्यक्ष के रूप में आए थे। इससे पहले आया था क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है? पैंथिक लॉरेंस की बात करें, ये भी इसके सदस्य थे और एपी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ये 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। इसके अलावा 1942 से संबंधित और क्या घटना घटी थी? इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942। ये हुआ कहाँ था? ये ग्वालियर टैंक मुंबई में हुआ था, इस बात को याद रखें कि इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, यानी कि करो और या मरो का नारा दिया था। करो या मरो है, यहाँ पर देखना ऑप्शन में करो और मरो भी लिख देता है, ये चीज को कंफ्यूज ना करना जल्दीबाजी में। ठीक है? और ये किसके द्वारा दी गया था? ये गांधी जी द्वारा कहा गया था। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि गंगा से रिलेटेड पूछा गया था। पूछा ये गया था कि गंगा मतलब कौन सी नदी भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? ये प्रश्न पूछा था। तो कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, इस बात को याद रखेंगे। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 5 राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा गंगा से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछी जाती है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। क्लियर है? याद रखेंगे। भाई अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में गंगा नदी को देखें, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, इस बात को याद रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से ये एंट्री करती है और निकास यानी कि एग्जिट करती है, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट से होकर
बाहर निकल जाती है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल कितनी दूरी कवर करती है या ट्रेवलिंग करती है, तो ये 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है उत्तर प्रदेश में। दरअसल गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, तो ये वहाँ से ये गंगा नदी कहलाती है। क्लियर? कहाँ से? देवप्रयाग में। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि जो 2 नदियाँ हैं, भागीरथी और गंगा नदी, इन 2 नदियों के मिलने से गंगा नदी मिलती है। अच्छा, तो फिर गंगा नदी इनमें से किस नदी की मुख्य धारा है? ठीक है? तो गंगा नदी की मुख्य धारा मानी जाती है भागीरथी, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये पद्मा नाम से प्रवेश करती है, याद रखेंगे। मेघना नाम से ये बे ऑफ बंगाल में एंट्री करती है। क्लियर? बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो ये मेघना नाम से मिल जाती है। फिर गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई अगर हम बात करें सिंधु नदी की, सिंधु नदी के बारे में भी याद रखेंगे। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, इस बात को याद रखेंगे। जबकि आप सोचेंगे दोस्तों कि गंगा नदी की तो 2525 है, तो सबसे लंबी नदी अ, सिंधु होनी चाहिए। नहीं, सिंधु नदी कुछ ही दूरी तय तय करती है भारत में, बाकी ये पाकिस्तान में उधर जाके मिलती है। भाई अगर हम सिंधु नदी की अगर हम बात करें, तो आप याद रखेंगे सिंधु नदी समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी समझौता हुआ, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में ये समझौता समाप्त हो चुका है। ये समझौता किन के और किन के बीच में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था, याद रखेंगे। और ये समझौता कराया किसने था? वर्ल्ड बैंक द्वारा ये समझौता कराया गया था। क्लियर है? भाई अगर हम बात करें सिंधु नदी का मोहना, अरब सागर में इसका मुहाना है। इंडिया में ये केवल लेह जनपद से में ही प्रवाहित होती है, इस बात को याद रखेंगे। भाई हम गोदावरी की बात करें, गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये प्रायद्वीप भारत है क्या? एक भारत और प्रायद्वीप भारत में अंतर क्या है? अगर हम प्रायद्वीप भारत की बात करें, प्रायद्वीप का मतलब होता है, या यूं कहें प्रायद्वीप भारत की बात करें, भारत का वो भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। इस मैप में देखें तो भारत का कुछ इस तरह से मैप है, ये जो यहाँ पर बना हुआ है ना? भारत के इस तरफ कौन से सागर है? यहाँ पर अरब सागर है, और इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर श्रीलंका है, और ये वाटर बॉडी है। तो किसी भी भूमि का ऐसा पार्ट जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो ये भारत का इतना पार्ट जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो यहाँ की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? गोदावरी नदी का उद्गम की बात करें, तो इसका उद्गम त्र्यंबक से होता है, और त्र्यंबक कहाँ है? नासिक, और नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, इस बात को याद रखेंगे। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न पॉइंट की बात करें, अगली नदी है हमारी महानदी। महानदी के बारे में जाने तो महानदी का उद्गम सिंहावा पहाड़ी से होता है, और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ से है। महानदी के मुहाने की बात करें, ये पारादीप पर मुहाना इसका मिल जाता है जाकर, कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, इस बात को याद रखेंगे। इस नदी पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम है जो कि पूछे जाते हैं। हीराकुंड बांध की बात करें तो महानदी, टिकरा टिकरपारा डैम की बात करें तो ये महानदी पर है, याद रखेंगे। भाई अगर हम गोदावरी की बात करें, गोदावरी नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है, और छोटा नागपुर के पठार में किस जगह से पूछा जाए तो पलामू डिस्ट्रिक्ट से होता है, और पलामू डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? झारखंड में। ये भी पूछा जा सकता है कि पलामू डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? आपका झारखंड में। दामोदर नदी के अगर हम मुहाने की बात करें तो ये हुगली नदी पर इसका मुहाना है, ये याद रखेंगे। दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। इसको कंफ्यूज ना करना बिहार का शोक। क्लियर? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार के शोक की अगर हम बात करें तो कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलती रहती है। ठीक है? इसलिए ये बिहार के लिए बड़ा खतरनाक नदी है। भाई नेशनल पार्क से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करें तो पेंच नेशनल पार्क का है, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। वन विहार नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में आपका नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। तडोवा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। क्लियर है? इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर लिखा होगा मौलिक अधिकार, यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर? क्या कर लेंगे?
मौलिक अधिकार। क्लियर है? फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें, तो अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, तो इतने जो फैक्ट हैं एटलीस्ट याद होनी चाहिए। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, ये किस भाग में दिया गया है? मौलिक अधिकारों को भाग 3 में दिया गया है, इस बात को गाँठ बाँध के माइंड में सेट कर लेंगे। क्लियर है? और ये भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद की तक दिया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, तो 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिनमें से ये पूछा जाता है कि कौन-सा अधिकार से कितने अनुच्छेद तक है, ये याद रखेंगे। पहला है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, याद रखेंगे। ठीक है? दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वहीं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 29 से लेकर 30 तक याद रखेंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्लियर है? दरअसल दोस्तों क्या है कि जब संविधान बना था, तब उस टाइम मूल फंडामेंटल राइट थे आपके 7। 7वां जो फंडामेंटल राइट था, उसको खत्म कर दिया गया। 7वां था कौन सा? संपत्ति का अधिकार। फिर बाद में इसको क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ कब? ये आपका 1978 में हुआ था। क्लियर? 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और इसको ये पहले अनुच्छेद 31 में था, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया अनुच्छेद 300 ए में, जो आपके भाग 12 में है, और इसको बना दिया गया क्या? एक ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर है? याद रखेंगे। वहीं हम याद रखेंगे शिक्षा का अधिकार की बात करें, शिक्षा का अधिकार आपका दिया गया अनुच्छेद 21 ए में। इसको पहले था नहीं, इसको कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 को शिक्षा को अधिकार को अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, तो फंडामेंटल की राइट की पहली बार कब डिमांड की गई, मांग की गई? तो कराची सेशन 1931 में हुआ था, वहां पर फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। और इस सेशन के अध्यक्ष पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट तैयार किसने किया था, ये बात करें तो ये जो फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, और इन्होंने ही प्रेजेंट किया कराची सेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल है, ये अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। याद रखेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है? पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, पार्लियामेंट का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वहीं आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके भी इलेक्टेड लोग क्या करते हैं, मेंबर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडुचेरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली और पौंडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, वहां के भी इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, बाकी किसी के नहीं लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, ये पहले संविधान में प्रावधान नहीं था, इसको कब जोड़ा गया? 70वां संविधान संशोधन 1992 को ये प्रावधान जोड़ा गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये बात याद रखेंगे, इजी था, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है प्रश्न? अनुच्छेद 137 के बारे में हमको बताना है। दरअसल अनुच्छेद 137 संबंधित है उच्च न्यायालय की पूर्वावलोकन शक्ति से। ठीक है? उच्च न्यायालय के पास पूर्वावलोकन की शक्ति किस आर्टिकल में? 137 आर्टिकल में है, याद रखेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद के निर्णय या आदेशों को समीक्षा या पुनर्वलोकन कर सकता है? यस, कर सकता है, और अनुच्छेद 137 के तहत। भाई अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में किस भाग में दिया गया है? भाग 5 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, याद रखेंगे। इसके अलावा और भी कई भाग 5 में आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी किस में आता है? भाग 5 में आता है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक का संबंध किससे? सुप्रीम कोर्ट से है, उनकी कई बातों से है, याद रखेंगे। भाई अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 143 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है?
राष्ट्रपति को सलाह देता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति इस सलाह को माने, याद रखेंगे। भाई आर्टिकल 32 भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को रिट का अधिकार है। रिट कितने प्रकार की होती हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। रिट आपकी 5 प्रकार की होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं, इसे हम टिक के माध्यम से समझेंगे। आप याद रखेंगे एचएमपीसीक्यू, क्या रखेंगे? एचएमपीसीक्यू, क्लियर? ये आपकी 5 रिटें याद रखेंगे। एच का मतलब है हैबियस कार्पस, एम का मतलब है मैंडमस, सी का मतलब है सर्टियोरेरी, पी से आपका प्रोविजन और क्यू से आपका क्यू वारंटी मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी, क्लियर है? बाकी इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मेन पॉइंट याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फसल के प्रकार, आप जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की सीजनल फसलें होती हैं, जिसमें से आपका रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल की बात करें, इनकी बुवाई और कटाई से पूछा जाता है किस महीने में बुवाई होती है और किस महीने में कटाई होती है। बुवाई की अगर हम बात करें तो रबी की फसलों को अक्टूबर-नवंबर महीने में बोया जाता है, जबकि मार्च-अप्रैल में इनको काट लिया जाता है, याद रखेंगे। रबी की फसल को शीतकाल की फसल भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसकी ट्रिक ये याद रख लेंगे कि कौन सी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं, आपने बीएमडब्ल्यू कार का नाम सुना होगा। अब बीएमडब्ल्यू क्या करेगी, एलपीजी से चलेगी, ठीक है? बीएमडब्ल्यू एलपीजी, ठीक है, याद रखेंगे। बी से है आपका बार्ले मतलब जौ, आपकी क्या है, रबी की फसल है। एम मतलब मस्टर्ड सरसों, आपकी रबी की फसल है। व्हीट यानी कि गेहूँ, आपकी रबी की फसल है। एल से आपका लिनसीड, लिनसीड मतलब अलसी, आपकी रबी की फसल है। पी से आपका पी मटर, रबी की फसल है। जी मतलब ग्राम, चना आपकी रबी की फसल है। अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ आपकी जून और जुलाई में, खरीफ कब की जा रही है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जा रहा है। ये वर्षा काल की फसल है, याद रखेंगे। ये वर्षा काल कब होता है, जून जुलाई अक्टूबर नवंबर की ये फसल है। इसके अंतर्गत मूंगफली, धान, मक्का, सोयाबीन, दलहन, बाजरा, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये क्या है, ये सब आपकी खरीफ की फसल है। भाई हम जायद की फसल की बात करें, जायद की फसल को ग्रीष्मकाल की फसल कहा जाता है। ये गर्मियों की फसलें हैं, है ना? तभी तो हम लोग तरबूज, खरबूज, ये आम क्या मतलब गर्मियों में खाते हैं। तो मार्च अप्रैल में इसकी बुवाई की जाती है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। इसमें ज़्यादातर जायद की फसलों में वो आती हैं, ऐसे आ जाती हैं जिनके अंदर बीज होते हैं और पानी होता है मोस्टली वो, जैसे कि ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज और करेला। ये क्या है, ये आपकी जायद की फसलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पर पूछा है कि तरंग दैर्घ्य की माप, तरंग दैर्घ्य को किसमें मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य की माप क्या है, एंगस्ट्रॉम है, ये इसका सिंबल होता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की माप होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, देखो यहाँ ध्यान देना है। अगर वो पूछे एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है या सेंटीमीटर के बराबर होता है, मोस्टली क्या है कि हम लोग जब साइंस पढ़ते थे तो 10⁻⁻10 मीटर याद रखते थे। कई बार एग्जाम में ये पूछा है सेंटीमीटर पूछ देता था, लेकिन लड़के क्या करते हैं, अरे 10⁻10 मार के निकल जाते हैं। बल्कि हमें ये ध्यान देना होगा कि वो यूनिट क्या है उसकी, वो चीज़ ध्यान देना है। तो अगर आपको मीटर में पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर, अगर आपका सेंटीमीटर में पूछा जाए 10⁻8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा मात्रक भी पूछे जाते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इस बात को याद रखेंगे। बल का मात्रक आपका डायन है सीजीएस पद्धति में, वहीं विद्युत। अगली अगर हम कोशिका की बात करें, सेल की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेल की खोज कब हुई? पहले तो ये याद होनी चाहिए। 1665 ईस्वी को सेल की खोज की गई। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक द्वारा सेल की खोज की गई, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? किनके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा सेल की खोज की गई, इस बात को याद रखेंगे। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। लेकिन देखो अगर वो पूछा जाए सेल की खोज किसने की, तो आप रॉबर्ट हुक बताएंगे, क्लियर है? लेकिन अगर हम पूछा जाए सेल सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दी, ठीक, या कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन एंड स्वान नामक 2 व्यक्तियों ने कोशिका सिद्धांत दिया, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ग्रेगर मेंडल की अगर हम बात करें तो इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है? मेंडल साहब को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करेंगे विषमपोषी क्या होता है, विषमपोषी को हेटेरोट्रोप्स भी कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। विषमपोषी होता क्या, विषम का मतलब होता है विषम, दूसरों पर जो डिपेंड हो, है ना? तो बेजीव
जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होते, अर्थात जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे पौधे या जानवरों पर निर्भर रहते हैं, या किसी पौधों पर निर्भर रहते हैं या जानवरों पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो खुद बना नहीं सकते। बनाने का मतलब हम लोग अपने हाथों से पकाना नहीं होता है, भोजन खुद बनाना। तो इसके अंतर्गत उदाहरण की बात करें, कवक आपका विषमपोषी के अंतर्गत आता है, जीवाणु आपका विषमपोषी होता है। हम मनुष्य भी होते हैं, शेर, कुत्ता आदि कई जानवर क्या होते हैं, ये आपके विषमपोषी होते हैं। क्लियर? स्वपोषी क्या होता है, जिसे हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, जो भोजन स्व माने स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऐसा सिर्फ कौन करते हैं? पौधे, ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। इस बात को याद रखियो, ठीक है? मृतजीवी जिसे हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, मृतजीवी मृत लोगों पर डिपेंड हो, ऐसे जीव जो मृत और सड़े-गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? उनको हम क्या कहते हैं? मृतजीवी। जैसे आपको जानते हैं बैक्टीरिया सड़ी-गली चीज़ों को खाते हैं, कवक भी सड़ी-गली चीज़ों में लग जाती है फंगस, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ही याद रखेंगे, परजीवी जिसे हम पैरासाइट कहते हैं। परजीवी, पर माने दूसरों पर जो रहकर भोजन लेता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। वे जीव जो दूसरों जीव के अंदर रहते हैं या फिर बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम परजीवी कहते हैं। जैसे कि अमरवेल इम्पोर्टेंट है, अमरवेल आपका क्या एक पैरासाइट है, दूसरे पेड़ पर लगकर ये ग्रो करता है। और इसे हमारे बॉडी में शरीर वालों में मोस्टली क्या होता है, जू हो गया, खटमल हो गया, ऐसे कई चीज़ें क्या हैं, वो आपके क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? अगला कह रहा है कि संचारी रोग बताइए। पूछा था कि इनमें से कौन से रोग संचारी हैं? संचारी का मतलब ऐसे रोग जो फैलते हैं, ठीक है? तो आप याद रखेंगे, चेचक आपका एक फैलने वाला रोग है, खाँसी-जुकाम भी आपका संचारी रोग है और टीबी आपका संचारी रोग है। ये रोग आपके कैसे हैं? ये रोग आपके संचारी रोग हैं। अगर हम चेचक के वायरस की बात करें, तो चेचक एक वायरस जनित रोग है, ये भी याद रखेंगे। तो इसका वायरस वेरियोला वायरस इसका बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है यार, बैक्टीरिया क्यों बोल दिया। खाँसी-जुकाम की बात करें, तो वैसे तो खाँसी-जुकाम के कई सारे वायरस होते हैं, इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, राइनो वायरस मेन भूमिका निभाता है। टीबी की हम बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका वायरस है, याद रखेंगे। वायरस नहीं, ये आपका बैक्टीरियम होता है। टीबी आपका बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। डायबिटीज़ या मधुमेह की बात करें, ये आपका संचारी रोग नहीं है, ठीक है। टीबी आपका संचारी रोग नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपको टीबी वाले व्यक्तियों से घबराना नहीं है। ये होता कैसे है? ये इंसुलिन की कमी से कारण होता है। क्लियर है? हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसके कारण ये रोग हो जाता है। इंसुलिन की अगर हम बात करें, इंसुलिन की खोज किस कब की गई? 1921 में इंसुलिन की खोज की गई, याद रखेंगे। और इसकी खोज किन्होंने की? 3 जन ने मिलकर की। फ्रेडरिक वेंटिंग ने, चार्ल्स वेस्ट और जे.जे.आर. मैक्लियोड द्वारा की गई थी। क्लियर है? याद रखेंगे। और इनको 1923 में इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम विश्व मधुमेह दिवस की बात करें, तो 14 नवंबर को हम लोग विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र में हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन स्वपोषी है? हमारे अगर इकोसिस्टम में देखें, तो ऐसा कौन है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? पौधे। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम लोगों को क्या जरूरत पड़ती है? पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करते हैं? पौधे करते हैं। और पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यानी कि 6 CO2 प्लस वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर प्लांट्स कहाँ लेते हैं? वाटर जमीन से लेते हैं, है ना? अर्थ से ले लेते हैं। और 12 H2O। और यहाँ पर सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। सनलाइट ना होगी तो भी भोजन नहीं मिलेगा। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और ग्रीन प्लांट में होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। बनता है आपका क्या? C6H12O6, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज बोल रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और फिर यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है, प्लांट हमें इसीलिए तो ऑक्सीजन देते हैं, और वाटर भी निकलता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिया गया था केंचुआ भी, ठीक है। केंचुआ की अगर हम बात करें, तो याद होना चाहिए केंचुआ का साइंटिफिक नेम फेरिटिमा पोस्थुमा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फेरिटीमा पोस्टमा केचुआ का साइंटिफिक नेम है, याद रखेंगे। केचुआ किस प्रकार का है? केचुआ द्विलिंगी है। द्विलिंगी वो होते हैं जिसका जनतंत्र और मादा तंत्र एक ही में हों, ठीक है? जड़ और मादा भाग एक ही में हो, उसे हम द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कौन से खंड में? केचुआ कई खंडों में होता है, ठीक है? केचुआ क्या करता है, ऐसे कई खंडों में होता है, वो हम लोगों को दिखता नहीं है। तो इसके किस खंड में मादा जनन छिद्र होता है? तो केचुए के 14वां जो खंड होता है, 14th खंड में मादा जनन छिद्र होता है, जबकि इसके 18वां खंड में नर जनन छिद्र होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी की क्या करता है? केचुआ मिट्टी की कास्टिंग करता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये था कि राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति की विधि के नाम से भी जाना जाता है? दरअसल क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। भारत में मेनली राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं। पहली विधि आय विधि, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरी विधि व्यय विधि और तीसरी विधि मूल्यवर्धित विधि। क्लियर है? तो कितनी विधियां? आय विधि, व्यय विधि और मूल्यवर्धित विधि। इनमें से भारत की जो ये तीसरी विधि है, मूल्यवर्धित विधि, मूल्यवर्धित विधि को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक उत्पत्ति विधि कहते हैं, या इसे हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आउटपुट विधि भी कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेमा मालिनी के बारे में पूछा था कि हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है? हेमा मालिनी का संबंध भरतनाट्यम से है। क्लियर है? भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है और ये एक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इस भरतनाट्यम की मुख्य मुख्य नृत्यिका की बात करें तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है, ये इन्होंने भरतनाट्यम को वर्ल्ड वाइड फेमस किया। रुक्मणी देवी अरुणडेल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत में क्लासिकल डांस की बात करें तो भारत में पहले 8 क्लासिकल डांस थे, फिर एक क्लासिकल डांस और जोड़ दिया गया जिसका नाम है छऊ। ठीक है, इन क्लासिकल डांस का वर्णन कहाँ किया गया है? इन शास्त्रीय नृत्यों के वर्णन की अगर हम बात करें तो इनका वर्णन नाट्य शास्त्र में किया गया है, और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, याद रखेंगे। 8 क्लासिकल डांस देख लेते हैं और ये पूछा जाता है कि कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य का है। कथकली आपका केरल का क्लासिकल डांस है। कथक अपने उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की ट्रिक हम बता दें तो देखो, वैसे ट्रिक काम कहीं-कहीं ट्रिक भी काम आती है। कुचिपुड़ी हमने क्या बनाया था? कुचिपुड़ी मतलब पूरी कुचल दी। कुची मतलब कुचल दी पूरी, अंधे हो क्या? कुचिपुड़ी को तो पूरी कुचल दी, अंधे हो क्या? अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश। क्लियर है? अब नहीं आप बोलेंगे। मोहिनी अट्टम, मोहिनीअट्टम आपका केरल है। सत्रिया आपका असम का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का, और आपका ओडिसी उड़ीसा का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 क्लासिकल डांस हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न ये है कि 2031 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? 2031 का वनडे वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश में प्रस्तावित है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? प्रस्तावित है, वो आगे पता नहीं क्या हो, बट अभी तो फिलहाल भारत और बांग्लादेश कन्फर्म है। फिर इसके अलावा 2027 का भी पूछा जा सकता है। 2027 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? अगला जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न ये है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुकुमार सेन भारत के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, याद रखेंगे। ये कब से कब तक बने? 31 मार्च 1950 को बने थे और 19 दिसंबर 1958 तक रहे। कब रहे? 1950। ठीक है, 1950 से याद रखेंगे, और 58 तक। इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें, आर्टिकल 324 इससे संबंधित है। इलेक्शन की अगर हम बात करें, भारत में निर्वाचन की बात करें तो किस भाग में इसका वर्णन है? भाग 15 में इसका वर्णन है। भारत के निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें तो भाग 15 में इसका वर्णन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल ये हैं? तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 का तक इलेक्शन के बारे में दिया गया है। अगर हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो 26वें इलेक्शन कमिश्नर आपके ज्ञानेश कुमार थे। भाई आपके डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू 27 में थे। डॉक्टर 27 में हैं, और डॉक्टर विवेक जोशी जो कि आपके 28 में इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके कुछ रिवीजन भी हुआ होगा। आप लोगों में से कुछ ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। रिवीजन काम का क्या होगा, किसी के लिए नए होंगे, बट आपको इनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, है ना? ये तो भी एक सेट है, इससे कई सारे सेट करेंगे, मज़ा आएगा, और ये सभी प्रश्न पूछे गए कहीं न कहीं हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये सेशन, ये तरीका
जीएस का भी हैंड रिटन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि आगे आपके लिए और ऐसी वीडियो लाई जा सकें। क्लियर है? क्योंकि यूपी के हैंड रिटन का आपका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, प्यार मिला, सो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और करीब ले जाया जाए एक नौकरी के। क्लियर है? सो अगर ये आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।